अगर आपके इस टाइम के ऊपर सरसों वाले खेत खाली होने वाले हैं, आलू वाले खेत खाली होने वाले या हो चुके हैं, लहसुन के खेत खाली हो चुके हैं या होने वाले, या फिर आगे चलकर आपके गेहूं के खेत खाली होने वाले हैं, तो आप जल्दी से जल्दी अपने खेतों के अंदर ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई कर लीजिए। जी हाँ, ग्रीष्मकालीन मूंग एक ऐसी फसल है जो मात्र 60 दिनों के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट किसानों को दे जाती है। और दूसरी तरफ इस फसल की एक और खूबसूरती है कि इससे हमारे जो खेत है ना वो टूटते नहीं, उनकी उर्वरा शक्ति कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। और ये फसल जब कटती है तो उसके बाद आप बड़ी आसानी से सही समय के ऊपर कोई भी खरीफ सीजन के अंदर फसलें लगा सकते हो। तो भैया आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई हमें कब करनी चाहिए, किस मिट्टी में करनी चाहिए, कौन से टॉप वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए, बुआई करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, बुआई करते वक्त कौन कौन से फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए, और इस फसल के अंदर सबसे ज़्यादा चुनौतियां किसानों के सामने किस बीमारी की आती है, उस बीमारी को शुरुआत में ही हम किस तरह से रोक पाएँ। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई हमें किस समय के ऊपर, मतलब किस तारीख से लेकर किस तारीख के बीच में कर लेनी चाहिए। तो भैया देखिए, जैसे ही आपके खेत 20 फरवरी के बाद खाली होते हैं, जैसे जैसे खाली होते चले जाते हैं, जैसे कि सरसों की कटाई होती है, आलू की उखड़ाई होती है, लहसुन की उखड़ाई होती है, फिर आगे चलकर गेहूं की कटाई होती है, तो जितना जल्दी हो सके आपके खेत जैसे ही खाली हो जाते हैं, चाहे वो 25 फरवरी हो, 1 मार्च हो, 15 मार्च हो, तो आप जल्दी से जल्दी अपने उन खेतों के अंदर ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई कर दीजिए। वैसे ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई हम 15 अप्रैल तक कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर जैसे आप धीरे धीरे लेट होते चले जाओगे तो आगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो जो भी आप फसल लगाओगे उसके अंदर आगे चलकर फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर यही है कि जितनी जल्दी हो सके आप 1 मार्च से लेकर 15-20 मार्च के बीच में अगर अपने खेतों में ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई कर लेते हो तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। इससे अगली बात आती है फिर भैया खेत की तैयारी किस तरह से करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी आपने अपने खेतों के अंदर इस टाइम के ऊपर फसल लगा रखी है, लगा रखी थी, तो भाई जो भी आपके पुराने अवशेष उस खेत के अंदर है, जैसे कि आपने सरसों की बुआई कर रखी थी तो सरसों की कटाई करने के बाद आप मूंग की बुआई करने जा रहे हो, गेहूं की कटाई करने के बाद आप मूंग की बुआई करने जा रहे हो, तो ऐसे खेत हैं उनके अंदर फसल अवशेष बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे खेतों के अंदर एक तो आपको गहरी जुताई करनी होगी, गहरी जुताई के साथ साथ आपको इनके अंदर रोटावेटर भी चलाना होगा ताकि जितने भी फसल अवशेष हैं वो मिट्टी के अंदर अच्छे से नीचे दब जाए, मिट्टी के अंदर आगे चलकर वो डिकम्पोज हो जाए और वो नुकसान की बजाय वो आगे चलकर फायदा दे, खेत के अंदर कार्बनिक मैटर को बढ़ाएं। दूसरी तरफ जैसे आपके खेत आलू के हैं या फिर लहसुन के खेत है या फिर कोई और वेजिटेबल क्रॉप आपने लगा रखी थी उनके खेत हैं, तो उनके अंदर भी आपको अच्छी खेत की गहरी जुताई करनी है और हो सके तो आप उसके अंदर भी रोटावेटर चला के मिट्टी को भुरभुरा बना दीजिए। ये काम करने के बाद भैया फिर बात आती है इसके अंदर पड़ेवा की। देखिए हमारे देश के अंदर 2 तरह से मूंग की बुआई होती है। एक तो होती है शुरुआत में पड़ेवा करके और फिर ऊपर से सीड ड्रिल मशीन से इसके बीज बोए जाते हैं। दूसरी तरफ बहुत सी जगह के ऊपर ऐसा होता है कि इसके अंदर सूखे खेत की जुताई कर दी जाती है और सूखे खेत के अंदर उसकी बुआई करके और ऊपर से सिंचाई की जाती है। तो आप दोनों तरह से इसकी बुआई कर सकते हो। बाकी जहां तक मेरा मान, अगर आपके पास पानी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है तो आप पहले अपने खेत की अच्छे से पड़ेवा कर दीजिए। पड़ेवा करने के बाद फिर उसके अंदर आपको पेंडामेथिलिन जो हर्बिसाइड है ना, जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड आगे चलकर खरपतवार ना जाम पाए, तो वो आपको 700 ml पर एकड़ के हिसाब से पड़ेवा करने के बाद जब आपके खेत के अंदर गीली मिट्टी हो उस टाइम के ऊपर उसकी स्प्रे कर देनी है। फिर इसके अंदर आपको जुताई कर देनी है। अब जुताई करने के बाद फिर बात आती है इसके अंदर बेसल डोज की। बेसल डोज के अंदर आपको लगभग 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट लेना है और 25 किलो से 30 किलो आपको इसके अंदर डीएपी खाद ले लेना है। इसी के अंदर आपको 25 से 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास ले लेना है। रही बात सल्फर की, तो भैया सल्फर कोई भी दलहनी फसल हो या तिलहनी फसल हो उनके अंदर सल्फर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसके अंदर कम से कम आपको 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से बेंटोनाइट सल्फर जो आती है ना, दाल वाली सल्फर, वो इसी के अंदर, इसी बेसल डोज के अंदर मिला के अपने खेत के अंदर डाल के और खेत की दोबारा से रोटावेटर निकाल देना है या फिर कल्टीवेटर निकाल कर पाटा लगा देना है। फिर रही बात इसके अंदर नाइट्रोजन यानी यूरिया की, अगर आपके खेत के अंदर पुरानी फसल के बचे हुए अवशेष हैं और वो मिट्टी के अंदर दबे हुए हैं तो आप इसी बेसल डोज के अंदर 20 से 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया भी मिला सकते हो ताकि जो भी ये पुरानी फसलों के अवशेष है ना वो जल्दी से जल्दी डिकम्पोज हो जाए यूरिया की मदद से। अगर आपके खेत एकदम साफ सुथरे, उसके अंदर आपने आलू
लहसुन इस तरह की बुआई कर रखी थी, पहले खेत एकदम क्लीन है, तो उसके अंदर आपको यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दलहनी फसलों के अंदर सबसे कम यूरिया नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। इनकी जड़ों के अंदर जो राइजोबियम पाया जाता है ना, वही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, वो एक तरह से नाइट्रोजन की फैक्ट्री होती है। थोड़ा बहुत जो भी यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी हमें, वो पहले सिंचाई के ऊपर अपन दे दें। पहले नंबर के ऊपर आती IFSA बंसी गोल्ड वैरायटी। इस वैरायटी का उत्पादन दूसरी वैरायटियों की तुलना में सबसे ज़्यादा निकलता है। पिछले 2-3 सालों से देखा जा रहा है ये वैरायटी पूरे देश में किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर बढ़िया उत्पादन देती है, सभी किसान भाइयों की सबसे चहेती वैरायटी बनी हुई है। इससे अगली वैरायटी की अगर अपन बात करें तो वो है PDM 139 सम्राट वैरायटी। ये वैरायटी बहुत पुरानी वैरायटी है, लगातार किसानों का भरोसा इस वैरायटी के ऊपर अभी तक बरकरार है। ये वैरायटी हाई पोटेंशियल वैरायटियों के अंदर पहले नंबर के ऊपर आती है, तो आप इस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा तीसरी वैरायटी की अगर अपन बात करें तो वो है तलवार वैरायटी। अब ये वैरायटी पिछले 2-3 सालों से लगातार किसान भाइयों की चहेती वैरायटी बनी हुई, इसको भी आप अपने खेतों में लगा सकते हो।